नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए ROARO, यूपी PCS, यूपी GIC और यूपी जूनियर एडिट, यूपी SI सभी एग्जाम्स जिनमें GS से प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। मुख्य रूप से यह वीडियो ROARO और GIC परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वैसे तो यह सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल प्रश्न ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या भी डिस्कस करेंगे, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई है व्यक्ति पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न है, भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है। तो यदि हम अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी की जनसंख्या को ऐड करें तब हमारे भारत की जनसंख्या आएगी। तो इसलिए यह पूछा गया है कि किसकी जनसंख्या के संयुक्त से अधिक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च लिंगानुपात वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो पुदुचेरी में। पुदुचेरी में सबसे अधिक क्या है? लिंगानुपात है 1037 और तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें बताते हैं, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुदुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसे शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1989 में। माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी। तो 500 करोड़ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? दमदमा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यह 1982 से 1987 तक यहां हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में केवल एक शवाधान है, जबकि 5 कब्रों में 2-2 मानव के शवाधान मिले हैं और एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल किससे मिले हैं? लेक हरिया के शिलाश्रय से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? बी, पुराणों के संकेतक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें हमें बताना है कि किस जनपद की कौन सी राजधानी प्राचीन काल में थी। तो यदि हम देखें तो हमारा सही जवाब होगा, पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी और वत्स कौशाम्बी और चेदी की सुक्तगति और अश्मक की पोतना या पोटली। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में लगभग बनते ही हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ था, जिसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्यवंश की स्थापना की थी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का आधुनिक उपसंप्रदाय था, इसलिए इसकी संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा व मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ग्रंथ है? तो किसके ग्रंथ है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के ग्रंथ है यजुर्वेद के। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ग्रंथ है? यजुर्वेद के। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो यह नहीं वाले प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत बनते हैं। गडजात पहाड़ियां उड़ीसा में है, सही है। मांडव पहाड़ियां गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा। जबकि नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, शेवरॉय तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, कौन सा पूर्व से पश्चिम की और पर्वत शिखरों का क्रम है? तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम देखना है, तो पूर्व में क्या है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, तो इसलिए सबसे पूर्व में कौन सा होगा? कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है? तो वह हिमनद बताना है जो कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है, तो उसका नाम है मिलम हिमनद। मिलाम हिमनद भी इसको बोलते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इस ही हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? मिलाम हिमनद से निकलती है शारदा नदी। इसको काली नदी भी कहते हैं, काली गंगा। भारत के दक्कन पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को केरल का है, क्या कहा जाता है? वेमनाड केरल में स्थित है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। क्या स्थित है? मुंबई शहर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल से संबंधित है, एमीटर वायु धारा से, पायरोमीटर उच्च ताप से, जबकि टैकियोमीटर दाबांतर से संबंधित नहीं है, बल्कि क्षैतिज दूरियों और लंबवत उन्नयनों व दिशाओं के त्वरित मापन के लिए डिजाइन किया गया है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, वायु दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो टीन की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? यह प्रश्न बहुत इजी है और लगभग सभी एग्जाम में बनता है। इथेफोन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहों के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंकटाड के द्वारा। अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मांग और आपूर्ति पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्न में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? तो पूर्ण गरीबी रेखा को घरेलू उपभोग के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। और ये जो प्रश्न है ये करंट से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक पक्षी विहार है। संसाधन दक्षता संवाद जो अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, किस शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा आंदोलन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैविक खेती व जैविक विविधता के संरक्षण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवधान्य आंदोलन 1987 में हुआ था और इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा? वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1992 में की गई। अगला प्रश्न, मगरमच्छ प्रजनन व संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1975 में। मगरमच्छ संरक्षण व घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के तिक्साड़ा
तिकरपाड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ 1975 में किया। पंचायत राज विषय है राज्य की सूची का। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है और अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां देगा और प्राधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। तो यह किस भाग में जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या प्रोसेस है? तो जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद का कोई सदन आरोप लगाता है। ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के बाद प्रस्तावित किया गया है। तो पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का प्रस्ताव दिया जाता है, 14 दिन पहले, तब उन पर महाभियोग लगाया जाता है जिस पर उस सदन की कुल संख्या के कम से कम कितने 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर उस संकल्प को प्रस्तावित कर अपना आशय प्रकट किया है। उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो। तो अगला प्रश्न है, संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को अनुच्छेद 31B में, अनुच्छेद 31B में 9वीं अनुसूची में जो कानून दिए गए उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति अनुच्छेद 359 प्रदान करता है। मूल अधिकार ही नहीं बल्कि उनका लागू होना निलंबित होता है। तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, इंपॉर्टेंट है, 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि या आदेश में वर्णित अल्पावधि के लिए लागू हो सकता है और निलंबन का आदेश पूरे देश या किसी भी भाग पर लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, सरकार सरपंच को हटा सकती है यदि 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।